नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कृष्ण कन्हैया, सीईओ मिराय एसेट्स फाइनेंशियल सर्विसेज के। कन्हैया सर, वेलकम टू आवर शो और बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू विवेक। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया आपके करोड़ों व्यूअर्स के साथ जुड़ने का, तो थैंक यू फॉर दैट। सर, इस समय स्टॉक मार्केट में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है। उस पोर्टफोलियो का जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि लाइक उस प्रोडक्ट को उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपनी जो मिराय एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है इसके बारे में बताएं कि किस तरह से रन करती है और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। देखिए, मिराय एसेट की बात करूं तो साउथ कोरिया बेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इंडिया में हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2008 में म्यूचुअल फंड के साथ। पिछले 14 सालों में म्यूचुअल फंड्स नाउ मोर और लेस स्टेबलाइज हो चुका है। 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा AUM हम मैनेज करते हैं। ओवर द लास्ट 14 ईयर्स हमने और भी कुछ बिजनेसेस में एंट्री ली है। जैसे 2017 में हमने स्टॉक ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चालू किया, फिर वेंचर कैपिटल में भी एंट्री ली और अभी लास्ट ईयर हमने NBFC बिजनेस चालू किया। सो मिराय एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक मिराय एसेट ग्रुप की कंपनी है जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी के तहत हमारी कोशिश होगी कि लेंडिंग को हम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाएं एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट इस तरह से कस्टमर्स तक लेके जाएं जो कि उनके लाइफ को थोड़ा इजी करे। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत ना हो, डिजिटली वो लोन अवेलेबल हो। एंड हमारी इसी कोशिश में लास्ट ईयर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड लोन अगेंस्ट सेल्स, जो हमारे वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध है। सर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ या लोन अगेंस्ट शेयर्स क्या होता है सर? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये समझना चाहते हैं। बहुत सारी जो ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं वो अलग तरीके से शायद मार्जिन फंडिंग के तौर पर यूज़ करती हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताएं। सो जब हम लोन अगेंस्ट शेयर्स या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स में, उसको प्लेज कर उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जनरली ये लोन आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में मिलता है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का इक्विटी म्यूचुअल फंड है या फिर इक्विटी शेयर्स है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन लेना है तो मिराय एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज से आपको 45,000 रुपीज़ की एक लिमिट मिलती है। सो बेसिकली जिस दिन आपने लोन अवेल किया वो लोन नहीं है, ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। विद इन दिस फैसिलिटी आप जब चाहें अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए विद इन 45,000 आपने 25,000 रुपये विड्रॉ किए और 1 महीने के बाद आपके पास फंड आ जाता है और आप हमको लौटा देते हैं, तो आपको जो ब्याज लगता है वो सिर्फ 25,000 रुपये लगता है और सिर्फ 1 महीने के लिए लगता है, पूरे 1 साल के लिए नहीं लगता है। सो अनलाइक टर्म लोन, जैसे पर्सनल लोन होता है वो टर्म लोन होता है जनरली, इसमें कोई EMI नहीं है इस लोन में। आप सिर्फ इंटरेस्ट सर्व करते हो मंथ ऑन मंथ अगर आपने पैसा यूज किया है तो। पैसा कब लौटाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज लेकर के 1 साल के भीतर कभी भी लौटा सकते हो। 1 साल के बाद आप चाहो तो इसको रिन्यू भी कर सकते हो। पार्ट्स में नहीं लौटा सकते, कभी भी कर सकते हो। आपने 25,000 लिया, अब 2 दिन के बाद आपके पास 5,000 रुपये आ गए, आप 5,000 रुपये लौटा दो, 500 रुपये लौटा दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिमिट के भीतर आप कितने पैसे कब उठाना चाहते हो और कितने पैसे कब वापस करना चाहते हो, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एडवांटेज यहाँ पे विवेक ये है कि ये लोन लेने के बाद भी जो ओनरशिप होती है म्यूचुअल फंड की या फिर शेयर्स की वो आपके पास होती है। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एडवांटेज है, आपको डिविडेंड आता हो शेयर से या मार्केट का अप्रिसिएशन होता हो, कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो आता है लॉन्ग टर्म में, उस सब कुछ का बेनिफिट आपके पास रहता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए के शेयर हैं, उसने आपकी कंपनी के साथ प्लेज किया, यानी कि आपकी कंपनी ने 800 शेयर्स सेलेक्ट किए हुए हैं ना? हाँ, सो शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो
कुछ 820 शेयर्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट में आते हैं। ये 4 कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, A, B, C, D, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ द शेयर्स। A कैटेगरी के शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट में 45% लोन मिलता है ऑफ द वैल्यू, B में 40, C कैटेगरी के शेयर्स के अगेंस्ट में 35 और D कैटेगरी के अगेंस्ट में 30%। तो जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जितने के भी आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, आप मेरे एसेट के पास जाएं, मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, और वहाँ पर आप अपने जो शेयर्स हैं उनको गिरवी रख सकते हैं। पहले क्या होता था, जनरली हम एक टर्म सुनते थे कि मार्जिन फंडिंग। मार्जिन फंडिंग में क्या होता था कि हम स्टॉक ब्रोकर के पास जाते थे, अपने शेयर गिरवी रखते थे और उसके अगेंस्ट पे हम शेयर्स ही खरीदने के लिए एक लिमिट खुलवाते थे। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट इसलिए डिफरेंट है कि आपके पास अगर म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके पास स्टॉक्स हैं, आप उनको गिरवी रखकर उनसे पैसा ले सकते हैं सर की कंपनी से, एंड देन आप उस पैसे को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैसे को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई आपकी EMI नहीं है, इंटरेस्ट केवल आपको जो भी चार्ज होगा 9%, सर आपने 9% बताया, तो 9% का आपको इंटरेस्ट देना है, एंड देन आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आपके पास पैसा होगा आप अपनी सुविधा अनुसार उसको वापस भी कर सकते हैं। अब जो आपके शेयर्स हैं और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन पर जो बोनस आ रहा है या कुछ डिविडेंड आ रहा है, कुछ भी स्प्लिट की अनाउंसमेंट होती है, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। सर इतना अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन इसको लोग जानते नहीं हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये प्रोडक्ट बाज़ार में बहुत सालों से है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 1999 में काम करना शुरू किया, एंड तब से ऑन एंड ऑफ मैंने ये प्रोडक्ट को यूज़ किया है। बिल्कुल। सो बोथ बैंक्स और NBFC दोनों के पास ये प्रोडक्ट है, बट समहाउ ये उनके लिए प्रायोरिटी प्रोडक्ट और फ्रंट एंड प्रोडक्ट नहीं रहा है। उसके 3-4 रीजंस भी हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। एक तो ये प्रोडक्ट को काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे बेचा गया है, जो मोस्टली डबल डिजिट हुआ करता था, इवन इन लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। सेकंड, प्रोसेसिंग फी यूज्ड टू बी वेरी हाई, परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट समटाइम्स वो 0.5%, 0.6% भी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट कि जो लोन प्रोसेसिंग टाइम और जो प्रोसेसिंग की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। टन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी साइंड, एग्जीक्यूटेड, 3-4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 8-10 दिन भी लगते थे लोन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि फिजिकल प्लेज करने के लिए वो एक जर्नी है, वो आपको टाइम लेती है। लोन लेते वक्त तो टाइम लगता है, लोन क्लोज करते वक्त, एंड बिकॉज मैंने 15 साल म्यूचुअल फंड में बिताए हैं, मैंने देखा है ब्रांचेज में लोगों को स्ट्रगल होते हुए कि लोन पे से लीन मार्क हटाने के लिए, अपने स्टॉक से या म्यूचुअल फंड के लीन हटाने के लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन स्ट्रगल होता है। अगर आपको कभी एक्चुअली में बेचना है अपना इन्वेस्टमेंट, तो 10 दिन तक वेट कर रहे हो आप, क्योंकि लीन मार्क नहीं हट रहा है। तो ये तीनों वजह से ये प्रोडक्ट कभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जिनको पता है उनमें से भी बहुत सारे लोग इसको अवेल नहीं करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस थे। सो एट मिरर एसेट हमने ये गैप्स को देखा है और इन तीनों ही गैप्स को हमने मिटिगेट करने की कोशिश की है, एंड इसलिए हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट जो कि 9% है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये प्रोडक्ट 9% से ज़्यादा पे एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि कैश सिक्योरिटीज़ है, लिक्विड सिक्योरिटीज़ है, तो वी कैनॉट चार्ज मोर देन दैट। प्रोसेसिंग फ़ी भी हमने बहुत ही मिनिमम रखी है, 999 प्लस GST, एंड ये अक्रॉस द कस्टमर्स है। मीन्स 10,000 रुपये का आप लोन लेते हो या 3 करोड़ रुपए का लोन लेते हो, यू पे ओनली 999 प्लस GST। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, अगर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हो, यू कैन कंप्लीट द इंटायर प्रोसेस विद इन 15 मिनट्स। आप अपने घर पे बैठ कर के ये कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, मेरे एक फ्रेंड को एक ज़रूरत थी, शायद उसने मुझे कॉल किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक ओखला, एंड मैंने उसको बताया कि ठीक है इस तरह से आप ले सकते हो। बिफोर आई रीच्ड हियर ही कॉल्ड मी दैट कि हो गया मेरा। ओके। सो 15 मिनट में आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप लोन अगेंस्ट शेयर्स की तरफ देख रहे हो तो सेम डे ये कंप्लीट हो जाता है। तो सर इसमें कस्टमर के या क्लाइंट के इस प्रोफाइल को नहीं देखना होता कि वो मंथली कितना अर्न कर रहा है, उसका कैश फ्लो? नहीं, मुझे वो इसलिए नहीं देखना होता क्योंकि इसमें कोई EMI नहीं है, तो मैं ये कैपेसिटी ऑफ पेइंग EMI डज नॉट कम। आप जब चाहे तब रीपे कर सकते हो। अब अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ रिस्क
हाउ डू वी टेक केयर। तो मेरे पास लिक्विड एसेट है जो कि प्लेज किया हुआ है। बिल्कुल। तो अगर एक सिचुएशन बनती है जब क्लाइंट पे नहीं कर पा रहा है, सपोज पूरे साल बीत गया एंड वो रिन्यू भी नहीं करना चाहता है एंड वो पे नहीं कर पा रहा है, मेरे पास जो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं वो हम इन्वोक करके वो पैसे निकाल सकते हैं। बट इसकी जानकारी भी कस्टमर को पहले दी जाती है, उनको बताया जाता है। तो सर आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? लाइक अभी पीछे हमने देखा था कि अदानी के स्टॉक्स का फॉल एक ही दिन में हुआ और अचानक से जो उनके डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स हैं उनमें तो लिमिट नहीं होती है, तो वो किसी भी एक्सटेंड तक गिर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जो सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं उनमें 5%, 10% वॉट एवर द सर्किट इज एप्लीकेबल, देन उस हिसाब से गिरते हैं। सो हाउ यू मिटिगेट योर रिस्क? सो जैसा मैंने बताया, हमारे कुछ 820 स्क्रिप्ट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट में है एंड वो भी डिफरेंट कैटेगरीज में। तो एक तो हुआ मार्केट कैप, जिसके बेसिस पे हम वो कैटेगरीज बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम मार्केट कैप और भी कुछ 7-8 पैरामीटर्स है जो हम चेक करते हैं, जैसे प्रमोटर्स का प्लेज कितना है। अगर हायर प्लेज है इसका मतलब हायर रिस्क है। 52 वीक हाई एंड लो का डिफरेंस कितना है। इस तरह के 7-8 पैरामीटर्स लगाने के बाद वी आइडेंटिफाई कि कौन से स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा रिस्की है एंड अकॉर्डिंगली उसको A, B, C और D कैटेगरी में रखा जाता है। तो ज़्यादा रिस्क वाली जो स्क्रिप्ट होगी वो D कैटेगरी में होगी। तो मेरा जो लोन टू वैल्यू है वो 30% है। ओके। अब नाउ फ्रॉम 30 to 170% की जो मार्जिन है, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ द रिस्क। क्योंकि अगर आपकी लोन टू वैल्यू 50% एक्सीड होती है बिकॉज मार्केट नीचे आ जाता है, तो हमारी तरफ से आपको 7 दिन की नोटिस मिलती है कि इस 7 दिनों में आप इसको रेक्टिफाई कर लो, या तो आप ज़्यादा और प्लेज कर दो या ओवर ड्यू अमाउंट को रिटर्न कर दो, या फिर मार्केट ऊपर चला जाता है एंड नेचुरल वे में ये मिटिगेट हो जाता है। अगर ये 55% एक्सीड हो जाता है लोन टू वैल्यू तो आपको 5 दिन का मौका मिलता है। अगर 60% एक्सीड होता है तो आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, और 65% जब एक्सीड हो जाता है तो 1 दिन की नोटिस पे अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो हम इन्वोक कर सकते हैं। ओके। तो आप उसकी पोजीशन को कट कर देते हैं? यस, बट वो पूरी जानकारी कस्टमर के पास होती है कि ये इस दिन इन्वोक हो सकता है। तो उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो अपना लोन जो ओवर ड्यू है उसको ठीक कर लें। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो इन्वोक। ओके सर, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक स्टॉक गिरा, कोई पार्टिकुलर न्यूज़ आई, लाइक अदानी के साथ ही था, तो एक रिपोर्ट आई जिसने 30% पहले ही दिन करेक्ट कर दिए थे स्टॉक्स। उसके बाद नाउ सपोज कि अदानी ग्रुप की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आता है, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी ग्रुप हम ले सकते हैं, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है, मार्केट सेटिस्फाई हो जाता है और स्टॉक चल जाता है। तो आपने तो एक नोटिस भेज दिया उनको कि आपका 65% मतलब 35% नीचे आ गए, तो आपको अब सिक्योरिटीज़ और देनी पड़ेगी। अब वो जब नेक्स्ट डे ऊपर आ जाता है तो वो जो नेक्स्ट डे वाला जो पार्ट होता है उस दिन कैसे मैनेज करते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला, अगर सपोज कीजिए आपकी 50% LTV ब्रीच हो रही है, मतलब अगर आपने 45% का लोन लिया था, मार्केट वैल्यू कम हो गई और वो 50% ब्रीच हो गया, तो मैं आपको 7 दिन का टाइम देता हूँ। अब ये 7 दिन में अकाउंट रेगुलर होने के 3 ऑप्शन हैं। या तो आप मुझे और सिक्योरिटी दे दो, या फिर आप मुझे ओवर ड्यू अमाउंट जो है वो रिफंड कर दो, या तीसरा जो आपका आंसर है, अगर मार्केट खुद ब खुद ऊपर चला जाता है तो आपकी लिमिट अपने आप ऊपर आ जाती है, तो आपका ओवर ड्यू अमाउंट मिटिगेट हो जाता है। तो फिर जो फिर आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की, फिर आपका वो नोटिस नल एंड वॉइड हो जाता है। ओके। अब अगर फिर से वो एक्सीड होता है तो वो 7 दिन की नोटिस फिर से आएगी और उस दिन से 7 दिन वैलिड होंगे। तो अगर एक बार वो अकाउंट रेगुलर हो जाता है तो पहले वाली नोटिस नल एंड वॉइड होगी। सर, जैसा आपने बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये लेट 90s से चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप अपनी कंपनी की तरफ से यूनिकनेस बताएं कि ऐसा क्या है जो आपकी कंपनी की तरफ से यूनिक है? सो जैसा मैंने बताया, 3-4 चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट में अगर मैं बोल सकूं तो खामियां थी, एंड जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लोगों ने इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। एक तो हाई इंटरेस्ट रेट, तो हमने उसको 9% पे पैक किया हुआ है। 2 ये फ्लक्चुएटिंग रेट है, ये कभी भी ऊपर और नीचे जा सकता है, बट अगर हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट ईयर हमने जुलाई में ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। तब से अभी तक आई थिंक 4 टाइम्स रेपो रेट हाइक हो चुका है, बट हमने अभी तक रेट पे कुछ भी किया नहीं है। सेकंड है प्रोसेसिंग फ़ी, जो हमने 999, जो कि बहुत ही मिनिमल प्रोसेसिंग फ़ी है, क्योंकि डिजिटल लेंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, प्लेज करने के खर्चे होते हैं, KYC करने के खर्चे होते हैं, तो 999 प्लस GST
प्रोसेसिंग फ़ी रखी हुई है जो कि नॉमिनल है। एंड तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के युग में जहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, ब्रांच विजिट नहीं करने की टाइम है, तो घर बैठे आप ये लोन को अवेल कर सकते हैं, जो कि डिजिटली अवेलेबल है। ये हमारे वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे अवेलेबल है। एंड आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे टीम को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर पे बैठ करके ये लोन की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सर हमने आपका ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया एंड देन जो हमारे मान लीजिए मेरा किसी एक्स ब्रोकर के साथ ब्रोकिंग अकाउंट चला है जिसमें वहाँ पर मेरे डीपी में शेयर्स रखे हुए हैं और जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं वो अलग जगह पर रखे हुए हैं, तो मैं उनको किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ सर आपके यहाँ पर? मुझे ट्रांसफ़र करने होते हैं या कुछ नहीं, लेन देन होता है? आपको कोई ट्रांसफ़र नहीं करना होता। अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो एक डिस्क्लेमर देता हूँ मैं यहाँ पे, आज के दिन ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ओनली NSDL अकाउंट होल्डर्स के लिए, क्योंकि CDSL के साथ हमारा इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो ऑनलाइन प्लेज विद CDSL अभी पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपका अकाउंट NSDL TP में है तो ये लोन आप ले सकते हैं। आपको हमारे ऐप पे आकर के सेलेक्ट करना है। आप जब लॉगिन करते हैं और मोबाइल OTP के थ्रू वेरीफाई होता है तो आपको आपकी होल्डिंग दिखती है। उस होल्डिंग में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से शेयर्स आप प्लेज करना चाहते हो और किस क्वांटिटी में प्लेज करना चाहते हो। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, आपकी लिमिट बन जाएगी। फिर से आप OTP दे करके इसको प्लेज करते हो तो ये प्लेज रिक्वेस्ट NSDL के तरफ से जाता है आपकी DP के पास। आपकी DP किसी के पास भी हो सकती है, वो कोई भी बैंक होगा या कोई और स्टॉक ब्रोकर होंगे। एंड वो जब कंफर्म करते हैं प्लेज को तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि ये यूनिट्स अब हमारे फेवर में प्लेज हो गई है। उसके बाद फिर आप आगे की जर्नी जो है नच मैंडेट करना और एग्रीमेंट साइन करना वो कंप्लीट करके लोन कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये लोन अगेंस्ट शेयर्स जो है सेम डे कंप्लीट होता है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि DP जो प्लेज कंफर्म करते हैं वो डे एंड पे करते हैं। बट अगर मैं बात करूं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की तो प्लेज जो होता है वो कार्वी या कैम्प्स के थ्रू होता है, क्योंकि ये दो RNT हैं जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउस को सर्व करती हैं। तो सेम प्रोसेस, आप OTP वेरीफाई करके कार्वी में जाते हो या कैम्प्स में जाते हो, आपकी यूनिट्स दिखती है, आप प्लेज करते हो। चूँकि यहाँ पे प्लेज कार्वी या कैम्प्स खुद करते हैं तो वो इंस्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं 15 मिनट में आपका पूरा अकाउंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर ये बताएं कि मान लीजिए मैंने आपके यहाँ पर अपने शेयर प्लेज किए एंड देन मेरा मन करता है कि ठीक है मैंने आपसे 30,000 रुपये लिए हुए हैं, 1 लाख रुपए के शेयर मैंने आपको प्लेज किए हुए हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक का प्राइस अचानक से ऊपर चला गया, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने शेयर बेच देने चाहिए, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? जब तक शेयर्स आपके प्लेज्ड हैं आप नहीं बेच सकते हैं। और अगर आपने जो लोन लिया है उसको यूटिलाइज कर रखा है फिर भी आप बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले वो लोन को रिफ़ंड करना होगा आपको। एक बार आपका बैलेंस 0 हो जाता है तो ऑनलाइन ही आप डीप्लेज का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपको कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वंस वी गेट दैट रिक्वेस्ट ऑन द सेम डे वी रिलीज द प्लेज। एक बार प्लेज निकल जाता है फिर आप कभी भी बेच सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए सर वो शेयर 10 बजे मान लीजिए ऊपर है 10 या 15%, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जैसे ही मैं देखता हूँ कि शेयर अचानक से ऊपर आ गया और मैं आपकी कंपनी में रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि मेरे अनप्लेज कर दीजिए, मैं आपके 30,000 रुपीज़ तुरंत ट्रांसफ़र भी कर देता हूँ, तो सर कितने समय, क्या मैं उसी दिन बेच सकता हूँ अपने स्टॉक्स को? बिकॉज डिपेंडेंसी इज़ ऑन योर ओन DP। और जैसा कि मैंने बोला शेयर्स के केस में प्लेज और डीप्लेज DP के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली देखा गया कि वो डे एंड पे करते हैं, तो मेरी तरफ से डीप्लेज की रिक्वेस्ट चली जाएगी, बट वो DP कब डीप्लेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जनरली देखा गया कि वो डे एंड पे करते हैं। ये मेरा अभी तक का एक एक्सपीरियंस रहा है। सर जो आपने बताया था कि आपके पास जो एक लिस्ट है आपकी अपने स्टॉक्स की कि हम इन स्टॉक्स के अगेंस्ट में ही लोन देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, उसमें से कुछ मिड कैप कैटेगरी के होंगे, क्योंकि जनरली जो रिटेल लोग होते हैं वो मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटी कंपनियों में, मझोली कंपनियों में, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या उनके अगेंस्ट भी उनको लोन मिल सकता है या केवल लार्ज कैप कंपनीज के अगेंस्ट में मिलेगा? नहीं, जैसा मैंने बताया 820 कंपनियां कुछ हैं हमारे लिस्ट में। सो सभी तरह की कंपनियां, सारी की सारी लार्ज कैप नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां तो आप बोल सकते हो टॉप 100 या टॉप 200 को बता सकते हो। सो मिड कैप कंपनियां भी काफ़ी हैं, बट यस बहुत छोटी कंपनियां जो है माइक्रो कैप, वो सब नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनीज है वो नहीं है। बट ये लिस्ट 820 कंपनियों की जो लिस्ट है
इसको हम जनरली हर महीने मॉनिटर करते हैं और हर महीने रिवाइज करते हैं। तो कुछ कंपनियां हो सकता है लिस्ट से निकल जाएं और कुछ कंपनियां ऐड हो जाएं, बट वो मंथली एक एक्सरसाइज है जो हम करते हैं। और सर ये जो म्यूचुअल फंड्स का अभी हुआ कि लाइक सरकार ने अचानक से एक टैक्स लगा दिया डेट म्यूचुअल फंड पे, जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो मिलना अब बंद हो जाएगा। ऐसे में जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें जो लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है या जो प्रॉब्लम होती है, पीछे हमने एक बार देखा था कि कुछ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने जो फंड्स थे वो रोक दिए थे, तो उसको किस तरह से आप टैकल करते हैं? देखिए, अगर मैं क्रेडिट फंड्स की बात करूं तो जो बहुत ज़्यादा रिस्की क्रेडिट फंड्स हैं वो हमारे लिस्ट में नहीं है। बट ये समस्या पहले भी हुई है, जो नॉन क्रेडिट फंड में भी हुई है। उसमें इट्स एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इसमें हम पहले से कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इन जनरल म्यूचुअल फंड्स आर नॉट दैट वोलेटाइल। बट अगर ऐसी कोई समस्या आ गई कि कुछ तो एक बड़ा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हुआ है एंड NAV बहुत ज़्यादा गिर गई है या फिर फ्रीज हो गई है, गिरने से ज़्यादा डर एक्चुअली फ्रीज होने का है, तो उतना सा रिस्क हमारा है। लास्ट क्वेश्चन, एक आम इंसान जिसको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, आपकी पर्सनल एडवाइस चाहता हूँ कि उसको कब इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि उसको भी एक इस प्रोडक्ट का बेनिफिट मिले और आपकी कंपनी के थ्रू मिले। देखिए, एक गोल्डन रूल है, अगर उस गोल्डन रूल को आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आपको बहुत सीधा सीधा मिल जाएगा, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और वो रूल ये बोलता है कि अगर आपकी कम अवधि की कोई रिक्वायरमेंट है फंड की, जैसे आपको एक छोटी सी ट्रिप लेनी है, मेडिकल इमरजेंसी है, घर की मरम्मत करनी है, ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, इसको मीट करने के लिए डोंट यूज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सिमिलरली, अगर आपकी लंबे समय की जो खर्चे हैं, शादी का खर्चा है या पढ़ाई का खर्चा है, उसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मीट करने की कोशिश मत करिए। सो द आंसर इज़ वेरी क्लियर। अगर आपके पास लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसी गोल के लिए किया हुआ है, सपोज बच्चे की शादी के लिए किया होगा, अपनी रिटायरमेंट के लिए किया होगा या बच्चे की पढ़ाई के लिए किया होगा, आप उस गोल पे बने रहिए, उस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक रखिए। अब अगर आपको छोटी मोटी ज़रूरतें आ रही हैं, उसके लिए ये गोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वो इन्वेस्टमेंट को बने रहने दीजिए। उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके आप लिक्विडिटी वैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है कि लिक्विडिटी सिर्फ बेच करके नहीं आ सकती, बिना बेचे भी लिक्विडिटी हो सकती है। तो लंबे अवधि के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचिए मत, उसको लीन मार्क कीजिए एंड उससे जो लिक्विडिटी जनरेट होती है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या लोन अगेंस्ट शेयर्स, उसको यूज़ कीजिए अपनी छोटे मोटे जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट वाज सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करके, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है और जबकि इतने साल से एग्जिस्ट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो सर ने बताया एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो ये थी कि अगर आपके DP में कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं कि मैं 5 या 10 साल बाद बेचूंगा इन शेयर्स को, और आपका धीरे धीरे करके ये पोर्टफोलियो एक अच्छी अमाउंट बन जाता है। आपको बीच में ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए एक कार लेना चाहते हैं, उसमें 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, या आप घर की, जैसा सर ने बताया कि रिपेयर कराना चाहते हैं, बच्चे का बर्थडे मनाना चाहते हैं, या किसी फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको एक पैसे की छोटे से अमाउंट की ज़रूरत है, वो आपके पास नहीं है। अब आपको लोन लेना है, अब आप बैंक के पास जाएंगे, इतनी सारी कागजी कार्रवाई करेंगे, काफ़ी वक्त लगता है, और फिर वो आपके प्रोफाइल्स को चेक करते हैं। आपके पास एसेट पड़ी हुई है, जैसे हमारे घर होते हैं, हम उस घर को होम लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में, इसी तरह से हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। उस लोन को हम यूज़ कर सकते हैं। सर की कंपनी केवल जो मिराय एसेट है, मिराय फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 9% पर लोन मुहैया कराती है। उससे क्या होगा कि आप केवल 9% पर लोन लेते हैं,
एंड देन उसको अपनी सुविधा अनुसार आप चुका सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो हम आम भारतीय जनरली यूज़ नहीं करते हैं, और इसीलिए हम स्टॉक मार्केट में कभी कभी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते कि पैसा अटक जाएगा, और पैसा अटक जाएगा तो फिर हम निकालेंगे तो हम फिर एक साथ ही लिक्विडेट करना पड़ेगा, हमें शायद वो दिन ख़राब होगा जब हमारी ज़रूरत होगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में सर से जानकारी मिली और इसका फ़ायदा उठाएं। विवेक, आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा। कुछ 4-5 साल पहले एम्फी ने एक स्लोगन दिया था थ्रू मार्केटिंग कैंपेन, एंड वो है म्यूचुअल फंड सही है। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के साथ काफ़ी कुछ बदला है, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बदला है। अभी अगर आप मंथली SIP बुक देखते हैं तो वो कुछ 14,000 करोड़ की SIP बुक है। जब हम SIP की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड। सो अब जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट सीख लिया है, गोल बेस्ड SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड सही है, डोंट रिडीम इट, लीन इट। बिल्कुल। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और सर ने दिया। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।